गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? हेलो हेलो जेनिफर, नफीसा, बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? समर, महकुन्निसा, कोई तो होगा यहाँ पे जिसको मेरी आवाज आ रही होगी। यस मैम, समर। ओके बेटा, मैं अभी आई आप लोगों का रजिस्टर लेके, और मीनवाइल जरा स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाएं। ठीक हो गया? मैं आ रही हूँ। मैं रजिस्टर ले आऊँ। आ गई। Today is वो निकाल के ज्यादा सच में उसके ऊपर से ब्रश मारना वो वरना खराब हो जाएगा। और ओके, कितने हो गए हो? 11 हो गए अभी तक। बाकियों को भी बुलाओ ताकि मैं शुरू करूं बेटा। मैं तो तैयार बैठी हूँ। आवाज आ रही है? नाम नहीं लिखे मैंने। दोनों में नाम लिखने वाला है। ओके, हम शुरू करते हैं। मेरा ये मास्क ठीक हो गया। कान में नहीं लगाती, सिर्फ ऐसे ही रखती हूँ ताकि आवाज आए। आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। गुड, हम शुरू करें। 12 स्टूडेंट्स हो गए। आई डोंट केयर। ओके, लेट्स स्टार्ट। सब 5 मिनट ऊपर हो गए और मैं इसको करूंगी आवाज शक्ल को बंद। ठीक हो गया? अब ये मुझे किसके मैसेज आ रहे हैं?
कैथरीन, you're welcome. देखो हमारी टीचर्स जो हम लोगों को याद रखती हैं, that's so sweet. तुम्हें तो लिखना है, कुछ जाएगा तो मैं लिखूंगी ना। Okay, hysterectomy. It may be needed for evacuation of the large mole to minimize the facilitate control of bleeding. बाज़ औक़ात क्या होता है कि मोल इतना बड़ा हो जाता है, और अगर आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर छोटे-छोटे से भी पीसेस इनके मेम्ब्रेन के पीसेस रह जाएं तो पेशेंट विल कीप ऑन ब्लीडिंग। ठीक है, सो इफ इट्स अ वेरी लार्ज मोल इट हैज टू बी इवैक्यूएटेड, राइट? उसको निकालना जरूरी है, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक आउट प्रोविजनली, सो देन इट नीड्स टू बी गो फॉर हिस्टेरेक्टमी, क्योंकि अगर उसको इवैक्यूएट कर दिया, ठीक है, और पेशेंट विल कीप ऑन ब्लीडिंग ब्लीडिंग ब्लीडिंग, सो इसके लिए जरूरी होता है कि आपको पूरा यूट्रस रिमूव करना पड़ जाए। It should be considered in women over 40 years who have completed their family for fear of developing carcinoma, chorionocarcinoma. ठीक है, अब जिन औरतों ने अपनी बेबीज तो कंप्लीट कर ली है, ठीक है, फैमिली कंप्लीट कर ली है, और still she is scared of getting pregnant or having this carcinoma, तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि भी ये आप सारा का सारा निकाल दो, इससे पहले कि यूट्रस में कार्सिनोमा होना शुरू हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉज होता है। ये मोल्स जो हैं दे आर द कॉज ऑफ कार्सिनोमा, यूट्राइन कार्सिनोमा। सो कोशिश होती है कि अगर तो फैमिली कंप्लीट नहीं है तो फिर तो वो किसी तरीके से उसको उसको अच्छे तरीके से अंदर से मोल्स सारे मोल्स निकाल देंगे। लेकिन अगर वो क्या कहते हैं, अगर दे आर स्टिल देयर एज अ बिग मोल, तो फिर जरूरी है कि हिस्टेरेक्टमी की जाए। और मेडिकल इंडक्शन में ऑक्सीटोसिन एंड या प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, मे बी यूज टू एनकरेज एक्सपांशन ऑफ द मोल। ठीक है, आप ऑक्सीटोसिन याद रखें, ऑक्सीटोसिन जो है वो यूज करते हैं ड्रिप में डाल के, ताकि वो किसी तरीके से कंट्रैक्शन के साथ साथ मोल्स भी निकल जाए और जो यूट्रस है वो कम्प्लीटली अच्छे तरीके से कंट्रैक्ट हो जाए, बट मस्ट ऑलवेज बी फॉलोड बाय सर्जिकल इवैक्यूएशन। और लेकिन ये जो कुछ भी है इसके अंदर से इसको सर्जिकली हर हाल में इवैक्यूएट करना पड़ता है। ठीक है, उसको अच्छे तरीके से अंदर से सारा साफ करना पड़ता है। अगर तो उसको बेबीज और चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो फिर तो वो उसको रिमूव ही कर देंगे सारा। नर्सिंग असेसमेंट में क्या करोगे? असेस द एब्डोमिनल girth of the pregnant woman to check if it's within the usual landmark of pregnancy. अब आपने इंची टेप के साथ क्या करना है, उसके पेट का मेजरमेंट लेते रहना। ठीक है, कि पहले कितना था और अब कितना है, उससे पता लग जाएगा कि ये गिर्द उसकी जो
एब्डोमिनल साइज है वो बढ़ता जा रहा है कि अपने लैंडमार्क पे है। वाइटल साइंस आपने चेक करनी है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ठीक है। ब्लड प्रेशर का चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पेशेंट की ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं। Because of the women with the high hereditary mole, they occur earlier in 20 weeks of pregnancy. अब ये जो इंड्यूस्ड प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, ठीक है, जरूरी है कि उसका बेबी को अबॉर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये 20 हफ्ते से ज्यादा उसका साइज आपको बड़ा लग रहा है तो ये नीड टू ऑब्जर्व द गिर्द, उसको देखते रहो कि कितना बड़ा हो रहा है। Instruct the woman to save all perineal pads containing any clots or tissues that has passed out during her bleeding. अब अगर पेशेंट ब्लीड कर भी रहा है, सपोज उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो अपने पेशेंट को कहना है कि अपने पैड्स को फेंके ना, ठीक है। वो अपने पैड्स को फेंकने के बजाय जब तक डॉक्टर देख नहीं लेता फेंके ना, क्योंकि हो सकता है उस पैड के अंदर जो एक तो पता लग जाएगा कि कितनी ब्लीडिंग हुई है, ठीक है। दूसरा पता लग जाएगा कि इसकी ब्लीडिंग के अंदर कोई पीसेस तो नहीं आ रहे, कोई मोल्स तो नहीं आ रहे, कोई मेम्ब्रेन तो नहीं आ रही, right? So it is very important that the patient should सुबह तक अपना रात से लेके सुबह तक उसने जितने पैड इस्तेमाल किए उससे उसका एक तो ब्लीडिंग का पता लग जाएगा कि उसने कितने घंटे के बाद अपना पैड चेंज किया, या सारी रात में उसने एक किया या दो किया, थैंक यू, एक या दो किया, ठीक है। तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करके रखना है जब तक वो देख ना ले। कोई भी ब्लीडिंग केस होता है, आप उनको अगर आप घर पर हो और कभी ब्लीड हो रहे हैं और अपने पैड्स जो हैं आपको पता है कि आपने कितने पैड से इस्तेमाल किए, तो आपने क्या करना है कि डॉक्टर को बताना है 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर 4 से 5 पैड गीले हुए हैं या 3 से 4 हुए हैं, जो भी है, ठीक है। उसे डॉक्टर और सोक्ड है, ठीक है, ये भी बताना है कि अगर वो सोक्ड है तो आपने उनको ये बता के कि उससे डॉक्टर अंदाजा लगा लेगा कि आपकी कितनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। नर्सिंग डायग्नोज में ग्रीविंग रिलेटेड टू लॉस ऑफ प्रेगनेंसी, विल ऑफ कोर्स उसको क्या कहते हैं उसने इतनी उसको शौक था कि उसको प्रेगनेंसी हो, उसका बेबी हो और वो बेबी की जगह वो अंगूर के गुच्छे निकल रहे हैं, तो बड़ी बुरी बात है ना। तो ग्रीफ तो वो करेगी कि बेबी तो नहीं आया। एज एविडेंस बाय एंगर एंड सोशल डिटैचमेंट में आपका यूट्रस भी गया, आपका गुस्सा भी गया, ठीक है, साथ आपका यूट्रस भी गया। So women never get happy, if they go for a hysterectomy. Throughout, चाहे baby हो ना हो, they'll want to have that their uterus with them. So अगर uterus ही निकाल दें तो एक खालीपन हो जाता है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, अगर ट्रीटमेंट के लिए निकालना पड़ रहा तो फिर तो निकालने की ज़रूरत है, राइट। नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या होगा कि यू नीड टू मेजर द गिर्द एंड द फंडल हाइट ऑफ द एस्टैब्लिश्ड बेसलाइन डेटा रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ द यूट्रस। अब क्या है कि पेशेंट को अगर मोल प्रेगनेंसी है और बढ़ रही है, ठीक है, तो आपने जैसे जब प्रेगनेंसी में पेशेंट की जो एब्डोमिनल ग्रोथ और फंडल हाइट देखते हैं उस तरीके से आपने उसकी फंडल हाइट को देखते रहना है, एस्टैब्लिश करना है उसका बेसलाइन डेटा कि भी वो जब आई थी तो उस वक्त कितने वीक्स थे और 2 हफ्ते हो गए उसको और अब कितने उसके गिरते हैं कि यूट्रस बढ़ रहा है कि नहीं। Assist patient in obtaining a urine specimen for urine test for HCG.
ठीक है। आपने ECG के लिए उसका यूरिन टेस्ट करना है ताकि पता लगे कि पेशेंट का प्रेगनेंसी कितनी है, आई मीन है भी है कि नहीं, और ये उसके यूरिन में प्रेजेंट होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा। सेव ऑल पैड्स यूज्ड बाय द वुमेन, और जितने भी पैड सारे चेक किया, अपने पैड्स उसको कहना है कि संभाल के रखे ताकि आप उसको क्लॉट्स और टिश्यूज को जो डिस्चार्ज हुए हैं उसको आप देख सको। यू हैव टू ओपन द पैड एंड सी कि भी अंदर कोई मेम्ब्रेन या क्या कहते हैं कोई वो है कि नहीं है। मेक श्योर यू आर वेयरिंग ग्लव्स एंड मास्क, ये बहुत जरूरी है, ठीक हो गया। प्रोवाइड योर पेशेंट विद ओपन एनवायरनमेंट, ठीक है, patient with an open environment and a trusting relationship, so she would be encouraged to express her feeling. Don't make her feel bad, ठीक है। ऑलवेज मेक श्योर कि यू आप अपने पेशेंट की जो क्या कहते हैं एतमाद है उसको हासिल कर लो, उसका ट्रस्ट हासिल कर लो, ठीक है। फिर ही होगा कि औरत जो है वो ओपनली आपको अपने सारे प्रॉब्लम्स बता सकेगी। Honestly answer the patient's question, foster a trusting relationship between the nurse and the client. पेशेंट जो भी क्वेश्चन करे ऑनेस्टली आंसर दो, ठीक है। उसको छुपा के रखने की जरूरत नहीं है। बी ऑनेस्ट टू देम टू हर एंड टेल हर, जैसे ट्रस्ट आपका डेवलप हो जाता है देन यू नीड टू explain this to patient that you know if you don't okay, if you keep on क्या कहते हैं getting pregnant again and again very soon, तो क्या होगा कि कैंसर होने के चांसेस हैं कि नहीं है। you need to be honest, tell her कि भी हाँ ऐसे हो सकता है, ठीक है। Provide an assurance that it is not her own fault, अब उसको ये भी बताना कि इसमें उसकी अपनी की गलती नहीं है, that is happened to her to lessen her sense of guilt and self। इस तरीके से क्या होगा कि औरत हमेशा अपने आप को कसूरवार फिर समझना शुरू कर देती है, इट्स नॉट हर फॉल्ट, ठीक है। कुछ आपके हस्बैंड की तरफ से क्या कहते हैं हेल्दी स्पर्म्स नहीं आते जिसकी वजह से ऐसे हो सकता है। सो यू नीड टू अश्योरेंस करना है कि उसकी गलती ये नहीं है ताकि उसके अंदर से वो गिल्ट और शेम जो है वो कम हो जाए। एवेल्युएशन में आप क्या करोगे, पेशेंट मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स इफेक्टिवली, ठीक है। दैट इज हाउ यू कैन जब आपकी ट्रस्ट डेवलप हो जाती है, आपकी ट्रस्ट रिलेशनशिप, ठीक है, तो उसमें क्या है कि पेशेंट जो एक्सप्रेस करेगा बेहतर तरीके से। Patient must acknowledge the situation and seek for appropriate help। पेशेंट को एक्नॉलेज करना है कि जो भी किस्म की क्या कहते हैं सिचुएशंस हैं, ठीक है, टू सीक फॉर अप्रोप्रिएट हेल्प, अपने लिए कि अच्छा अभी मजीद क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो आप उसको ऐसे क्या कहते हैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें कि भाई ये क्या था और आपको किस चीज़ों से परहेज करना है, और आपको ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह हैं इसका इस्तेमाल करें ताकि आपको प्रेगनेंसी ना हो। जहाँ तक भी परहेज कर सकते हो करो। सो दिस इज हाउ यू कैन हेल्प द पेशेंट। पेशेंट मस्ट लर्न टू लुक फॉरवर्ड फॉर द फ्यूचर स्टेप बाय स्टेप। अब पेशेंट जो है उसको सीखना है कि आगे बढ़ने के लिए कदम ब कदम कैसे चलना है, ठीक है। इफ द पेशेंट इज टोल्ड नॉट टू गेट प्रेग्नेंट इन 3 years, within 3 years she shouldn't get pregnant, बिल्कुल भी।
और छुप के ये सफाई करना, अबॉर्ट करना ये भी ना करें। इसलिए क्योंकि एक जल्दी से अगर वो मोल के बाद जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर उसको कार्सिनोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आपने उसको सिखाना है। ठीक हो गया? जेनेरा समझ में आई? अब मैं दूसरा प्रेजेंटेशन खोलूंगी जो कि ओवेरियन ट्यूमर है। ठीक है? मैं इधर ही हूँ, अभी करती हूँ सारा। ओके, आ गए हम। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 15 16. Okay, the next topic as today is first. Happy December.
ट्यूसडे गुड हो गया। चलो आगे चलते हैं। मैलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। द सेकेंड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी ऑफ द जेनिटल सिस्टम, ठीक है। अब ये जाहिर है ऑफ कोर्स ये ज़्यादा फीमेल में ही होगा, ठीक है। सो ये सेकेंड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी है, राइट, ऑफ द जेनिटल सिस्टम। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो मारिया, वो तो जी मैम करते हैं। आपको मेरी खांसी की आवाज आई है? मारिया सो गई? हेलो, यस 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 यस, बहुत सारी जी जी यस यस आ गया भाई, आ रही है, ठीक है। यहाँ पर इशू चल रहा है कि स्टूडेंट्स को आवाज नहीं जाती है और वो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। सो इसलिए हम कह रहे थे हम पूछ लें आप लोगों को हमारी आवाज आती है, पसंद आती है कि नहीं आती। ओके बेटा, यस मैम आ रही है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके हम देखते हैं ओवेरियन मैलिग्नेंसी, देखते हैं कि इसकी क्या है। द मोस्ट, हमने कहा कि ये मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी है, ठीक है, ऑफ द जेनिटल सिस्टम की। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम मैलिग्नेंसी ड्यू टू लेट डायग्नोसिस, डायग्नोस लेट हो जाती है। हम कहते हैं पता नहीं पेट में दर्द हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, ब्ला ब्ला, ठीक है। तो ये नहीं पता कि उसके ओवरीज में मैलिग्नेंसी है, बहुत मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है उसके अंदर। मोस्ट ट्यूमर्स आर ऑफ एपिथेलियल origin, occurs after the age of 35 with increasing incidence with advancing age के साथ, ठीक है। अब क्या है अमूमन क्या होता है कि अब कहते हैं इतनी यंग एज में और पेट में दर्द हो रही है, कहाँ पे दर्द, बहुत लेट डायग्नोस हो जाता है इसका, ठीक है। पता नहीं लगता कि मैलिग्नेंसी है कि नहीं। सो इंक्रीज होता रहता है इंसिडेंस किसमें, विद द एडवांसिंग एज के साथ साथ, वक्त के साथ साथ ये बढ़ता चला जाता है और क्या कहते हैं फिर जाके कहीं डायग्नोस होता है। ओके, ओनली 3% occurs बिफोर 35, ठीक है। 35 से पहले सिर्फ 3% लोग हैं जिन लोगों को ये हो जाता है, अदरवाइज 35 इयर्स के बाद ये जो है मोस्टली एपिथेलियल इन ऑरिजिन इज जर्म सेल्स ट्यूमर, ठीक है। 35 के बाद अमूमन देखा जाता है कि इसको ओवेरियन ट्यूमर हो रहा है। अब मेरा पास एथियोलॉजी की स्पेलिंग देखो जरा। ओवुलेशन थ्योरी, एवोल्यूशन थ्योरी क्या कहती है, मोर कॉमन इन nulliparity every early menarche and late menopause. Oral contraceptive pills reduces the risk. अब क्या होता है कि जो जिनकी बेबीज नहीं है, ठीक है, उनमें कॉमनली देखा है कि जो अर्ली मेनार्की है, यानी कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द लेट मेनोपॉज, ठीक है, मेनोपॉज के बाद का, ठीक है, लेट मेनोपॉज और उसके बाद अर्ली मेनार्की, मेंसेस आने से पहले। इसमें अमूमन जो ओवुलेशन थ्योरी है उसमें बताया कि ये इनमें हो सकती है। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेते वक्त देयर इज अ लिंक बिटवीन प्रोलॉन्ग्ड ओवुलेशन इंडक्शन एंड ओवेरियन मैलिग्नेंसी, ठीक है। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेते हैं लोग ताकि प्रेगनेंसी हो जाए। अब उसके प्रोलॉन्ग ओवुलेशन में, ठीक है, और इंडक्शन एंड ओवेरियन मैलिग्नेंसी जो है वो उसके दरमियान की बात हो कर रहा है।
राइट। देन जेनेटिक फैक्टर में हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल एंड ओवेरियन कैंसर। अगर फैमिली हिस्ट्री में इनमें से कोई भी एक कैंसर आपको पाया जाता है तो वही जो कैंसर सेल है आपके अंदर भी डेवलप हो जाता है। और वो मेरे ख्याल से वो जो 3% लोग हैं ना, जो 35 से पहले पहले वाले, उनमें हो सकता है कि वो जर्म सेल आ जाए। ठीक हो गया। सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग फैमिली। जैसे कहते हैं ना डायबिटीज फैमिली हिस्ट्री में। आप लोग ये हैंड फ्री यूज कर लो ना, आपके पास लैपटॉप है उसके साथ यूज कर। मैंने दो सिस्टम चेंज किए, दो हेडफोन चेंज किए। व्हाई डोंट यू यूज योर लैपटॉप? लैपटॉप लाया नहीं। देखा, पकड़ा गया। ठीक हो गया। ओके। No histologic classification of ovarian tumor. Epithelial tumors में सीरियस कार्सिनोमा है, म्यूसिनोस के कार कार्सिनोमा को कार कर दिया, जहाँ कार है वहाँ पे समझो कि कार्सिनोमा है। एंडोमेट्रॉइड कार्सिनोमा, क्लियर सेल कार्सिनोमा, बेनर ट्यूमर, अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा। ठीक है। और सेक्स कॉर्ड स्टोमल ट्यूमर में ग्रैनुलोसा सेल ट्रोमा और एंड्रोब्लास्टोमा एंड गाइनोब्लास्टोमा, गाइनोस्टोमा, जो भी है। ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, इसके जो क्लासिफिकेशन है वो उन्होंने बताई है। सेल जर्म सेल जो होगा वो होगा दिस जर्मिनोमा, एंडोमेट्रियल साइनस ट्यूमर। ठीक है। योग सेल ट्यूमर हो जाता है। एंड एम्ब्रियोनल सेल ट्रोमा कार्सिनोमा, Cronus carcinoma. This is common malignant teratoma mixed tumor। और मेटास्टेटिक ट्यूमर में ये पता नहीं कौन सा ट्यूमर है, रुकनबर्ग ट्यूमर। ठीक है। ये इनके नाम है इनके कार्सिनोमास के। एपिथेलियल का मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, वेल differentiated epithelial tumor tends to be associated with early stage disease. There is no difference in survival between the different epithelial type. Mucinous and endometrial lesions have better prognosis than serous cyst adenocarcinoma। ठीक है। ये कार्सिनोमा के इतने बहुत सारे आते नहीं हैं, लेकिन इट्स जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि ये जब सीरियस सिस्टोएडेनो कार्सिनोमा क्या होता है, हैज बोथ सॉलिड एंड सिस्टिक एलिमेंट। अब सीरियस सिस्टो से याद रखना कि सिस्ट है। ठीक है। एंड सिस्टो एडिनोम कार्सिनोमा ये क्या होता है, ये थोड़ा सा सॉलिड होता है। सो सॉलिड और सिस्टिक जो है वो दोनों इसमें पाए जाते हैं। हैज अ पेपिलरी पैटर्न विद स्टोमा इन्वेजन, इसका पेपिलरी पैटर्न है। एंड sarmoma bodies are often present, granular tissues may be present, it could be at any age of differentiation, किसी भी एज में ये हो सकता है। Mucinous cystoadenocarcinoma amount of 10% of malignant
ओवेरियन ट्यूमर है और मेटिल्युकुलर थिन वॉल होता है सिस्ट का कंटेनिंग म्यूकनस फ्लूइड। ठीक है, दे आर लार्जेस्ट ट्यूमर ऑफ द ओवरी, a cyst diameter of 25 सेंटीमीटर इज कॉमन। सो ये जो कार्सिनोमा है ये कॉमन है। ठीक है, एक तो ये कॉमन है, दूसरा ये बॉडी का ओवेरियन लार्जेस्ट ट्यूमर है। Endometrioid carcinoma is resemble to endometrial carcinomas। ठीक है, ये endometrial carcinoma से थोड़ा सा रिजेंबल करता है। ज्यादातर ये क्या करते हैं, सिस्टिक होता है, यूनिओकुलर होता है और टर्बोइड राउंड फ्लूइड कंटेन करता है। ठीक हो गया। एंड दे कुड occur in association with endometriosis and endometrial tumors of the body of the uterus। अब देख लो ये बॉडी के पूरे यूट्रस के अंदर वो क्या तमाशे कर रहा है। ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विद एंडोमेट्रोसिस, एंडोमेट्रियल ट्यूमर ऑफ यूट्रस की बॉडी के अंदर ये ट्यूमर पैदा कर देता है। क्लियर सेल में क्या होता है, एटलीस्ट कॉमन 5% में कॉमन है। हिस्टोपैथोलॉजी में क्या हम देखेंगे कि दे हैव अ क्लियर सेल पैटर्न। ठीक है, और इट हैज अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन टू ओवरी, एंडोमेट्रोसिस एंड एंडोमेट्रॉइड कैंसर। राइट, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन उसकी किसके साथ, ओवरी, एंडोमेट्रोसिस एंड एंडोमेट्रॉइड कैंसर के साथ, इनकी एसोसिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। बॉर्डर लाइन एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, सिर्फ 10% ऑफ ओवरी इज कॉमन एंड बॉर्डर लाइन मेलिग्नेंट। ठीक है, मेलिग्नेंसी तो है लेकिन बॉर्डर लाइन पर है। देन इट इज दे शो वेरिंग डिग्री ऑफ न्यूक्लियर atypia and increase mitotic activities. There is no stromal invasion and they remain confined to the ovary and rarely peritoneal metastasis occur। चलो, ये अपने हदूद से बाहर नहीं जाते, अपने हदूद में ही रहते हैं। हम क्या करें, कोऑर्डिनेटर आके शोर कर रहे हैं हमारे पास। ठीक हो गया। स्टेजिंग फॉर प्राइमरी ओवरी कार्सिनोमा, स्टेज 1 में आप क्या करोगे, ग्रोथ लिमिटेड टू ओवरीज में है। ठीक है, जो उसकी ग्रोथ है वो सिर्फ ओवरीज तक है। देन 1 ओवरी, नो ओसाइटिस, नो कैप्सुलर इंटैक्ट। फिर उसने कहा कि स्टेज 1 में ये बातें मिल जाती है। ठीक है, ये पॉइंट्स है, LA को आप फर्क नहीं करना, ये 1A हो सकता है, 1A 1A उसके सब पॉइंट्स आ रहे हैं। ओके, ग्रोथ जो फर्स्ट स्टेज है उसमें ओवरीज जो है वो लिमिटेड है, एक ओवरी कोई एसाइटिस नहीं है और कैप्सूल जो है वो इंटैक्ट है। फिर 2 ओवरीज है, नो एसाइटिस, कैप्सूल जो है इंटैक्ट है। फिर उसके अंदर 1 और बोथ ओवरीज जो है विद एसाइटिस, ठीक है, containing malignant cells and invasion through the capsule। right? अब थोड़ा सा ऐसा बोलो, थैंक यू। ठीक हो गया। सो हमने देखा कि ग्रोथ जो है, एक तो हमने देखा कि ग्रोथ लिमिटेड है, दूसरा हमने देखा एक ओवरी है या 2 ओवरी है, उसके अंदर एसाइटिस नहीं है और कैप्सूल इंटैक्ट है। लेकिन थर्ड पॉइंट पे हम देखते हैं कि दोनों ओवरीज उसके अंदर मौजूद है और उनके अंदर एसाइटिस का मतलब अंदर फ्लूइड हो गया। ठीक है, एंड कंटेन मैलिग्नेंट सेल कंटेन करते हैं या इन्वेजन थ्रू द
कैप्सूल से वो अंदर। अब हम देखते हैं स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होता है कि स्टेज 1 विथ पेल्विक एक्सटेंशन, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा फैलाव हो गया। तीसरे में हम देख रहे हैं पेरिटोनियल इम्प्लांट है आउटसाइड द पेल्विस, ठीक है। पेरिटोनियल इम्प्लांट्स आउटसाइड द पेल्विस और पॉजिटिव लिम्फ नोड और सुपरफिशियल लिवर मेटास्टेसिस। अब इसके अंदर पेल्विस थोड़ा सा पेरिटोनियल जो है वो पेल्विस से थोड़ा सा बाहर की तरफ हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव लिम्फ नोड्स या सुपरफिशियल लिवर मेटास्टेसिस मिलेंगे। नंबर स्टेज 4 में जाके हम देखेंगे डिस्टेंट मेटास्टेसिस है, pleural effusion with positive malignant cells and deep liver involvement। अब वो जनाब इन्वॉल्वमेंट होगी उसकी लिवर की, और ये जो है जो मेलिग्नेंट सेल्स हैं ये पॉजिटिव मिलेंगे, और आपको पेशेंट को क्या होगा, प्लूरल इफ्यूजन, उसके फेफड़ों में पानी भी भर सकता है, इतना ज़्यादा वो फैल जाता है। एक तो पेट में फैला हुआ है, ठीक है, साइटिस के साथ, दूसरा वो फैलता फैलता लिवर तक गया, लिवर में जाके उसने सारा सेल अपने इसके अंदर डाल दिए। सो लिवर जो है वो फिर डीपली इन्वॉल्व हो जाता है। क्लिनिकल हिस्ट्री में आप क्या लोगे? एक मिनट। क्लिनिकल हिस्ट्री, ओके। ओके, 2-3 स्लाइड्स और देखते हैं, फिर हम बंद करेंगे, फिर हम कंटिन्यू रखेंगे। क्लिनिकल हिस्ट्री में हम देखेंगे कि 2/3 ऑफ द पेशेंट प्रेजेंट एट लेट स्टेजेस, 2/3% जो लोग हैं वो आते हैं, प्रेजेंट करते हैं इस लेट स्टेजेस में आके। दिस इज ड्यू टू लेट सिम्टम्स एंड डिफिकल्ट अर्ली डायग्नोस। अब चूंकि उसके जो तासरात हैं, जो कि उसके सिम्टम्स हैं वो लेट शो होते हैं, इसलिए वो डायग्नोस भी लेट होती है, डायग्नोस भी लेट होने, और फिर डिफिकल्ट इन अर्ली स्टेज में मुश्किल है कि मालूम करें कि ये कार्सिनोमा जो है मैलिग्नेंट है कि क्या है, ठीक है। सो सम ऑफ द ट्यूमर्स आर रैपिडली ग्रोइंग, कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि रैपिडली ग्रो करते हैं, ठीक है, ये ट्यूमर्स जो है। ओके, क्लिनिकल डायग्नोस में एब्डोमिनल पेन है, लिम्फ है, फीलिंग ऑफ लिम्फ है, इंडाइजेशन है, ऑन एग्जामिनेशन है, ये सारी चीजें आपकी क्लिनिकल डायग्नोसिस में चली जाती है। अगर एब्डोमिनल पेन, डिस्कम्फर्ट और डिस्टेंशन है, पेशेंट कंप्लेन करेगा, फीलिंग ऑफ लंप महसूस करेगा, ऐसे कहेगा कि मैं यहाँ। अभी जो स्किनी पेशेंट होते हैं उनका जल्दी मिल जाता है, वो एज भी अगर छोटी एज है तो उसमें भी हाँ
अगर चाहे, अगर कंप्लेंट पहले कर दी हो तो इन्वेस्टिगेशन पहले हो जाए, तो फिर बात बनती है कि उसको क्या कहते हैं, डायग्नोस हो जाए। ठीक हो गया। पैल्पेबल इंग्वाइनल और रीजन में या नेक नोड्स में मिलेंगे। अब ये नेक नोड्स होते हैं ना, यहाँ पे डॉक्टर गले के पास हाथ लगा के फील करते हैं, तो वो एक्चुअली ढूंढ रहे होते हैं कोई नोड्स तो नहीं है। ठीक है। और फिर अगर वो पेशेंट कंप्लेन करती है कि मेरे ग्रॉइन में, ठीक है, ग्रॉइन के एरिया में या थोड़ा सा ऊपर करके मुझे एक रसोली सी फील होती है, नीड टू बी चेक्ड आउट इमीडिएटली, ताकि पता लगे कि अर्ली डायग्नोस किया जा सके। ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेशंस में फुल ब्लड काउंट है, रीनल और लिवर फंक्शन टेस्ट है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, ब्लड शुगर है, चेस्ट एक्सरे। बीरे मैन में करवाओगे या क्लोनोस्कोपी टू एक्सक्लूड बाउल इन्वॉल्वमेंट, देखेंगे कि अगर वो बाउल तक तो नहीं पहुंच गया कैंसर सेल्स, राइट। फिर है कि अल्ट्रासोनोग्राफी फॉर मैस एंड एसाइटिस, आप देखोगे उसमें साइटिस का भी पता लग सकता है, तो आप उसके अंदर आप उसके एसाइटिस का या फिर कोई अगर मैस है अंदर, तो वो आपको अल्ट्रासाउंड में नजर आ जाएगा। देन कैंसर 125 एस्टिमेशन, और फिर उसके बाद लेप्रोटमी के लिए उसको तैयार की जाती है। स्क्रीनिंग फॉर ओवेरियन कैंसर, स्क्रीन करने के लिए हम देखेंगे बिकॉज ऑफ लेट डायग्नोसिस मच एफर्ट हैज बीन मेड टू स्क्रीन फॉर ओवेरियन कैंसर। टिल नाउ नो स्पेसिफिक ट्यूमर मार्क हैज बीन फाउंड फॉर एपिथेलियल ट्यूमर। ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी एंड कैंसर 125 are in use. Okay, okay. एक मिनट, इसके बाद मैं देखना चाह रही थी। मैं देख रही हूँ आप लोगों की क्लास कब कब है। मेरी आज पहली क्लास थी। ये तो पोस्ट आइलैंड है। मिल गया। आज मेरी 2 घंटे की क्लास है बेटा। गुड हो गया, इसका मतलब है हम ये सारा पढ़ सकते हैं। आज मेरी 2 से 9, 10, 11 तक है। 11 तक मेरी क्लास। अच्छा हो गया देख लिया, वरना मैं सब कुछ बंद करके बैठ जाती। ठीक हो गया, अभी हम पढ़ते रहेंगे। आप लोगों ने ब्रेक करनी है। ये वाली स्क्रीन पढ़ के तो हम बंद आपको ब्रेक देते हैं। ठीक है, फिर आगे सर्जरी पढ़ेंगे। ओके, स्क्रीनिंग आप करोगे तो आप बिकॉज ऑफ लेट डायग्नोस, क्योंकि डायग्नोस लेट हुआ, मच एफर्ट हैज बीन मेड टू स्क्रीन फॉर ओवेरियन कैंसर। ठीक है। टिल नाउ कोई स्पेसिफिक ट्यूमर मार्क नहीं हुआ एपिथेलियल ट्यूमर्स के लिए। अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो फिर भी चल रही है कैंसर के लिए, दैट इज कैंसर 125 है शायद उसका नाम, तो वो इस्तेमाल में है। एंड इनहिबिन फॉर ग्लैनुलोसा सेल ट्यूमर एंड बीटा HCG फॉर क्रोनोकार्सिनोमा के लिए यूज हो रहा है। एंड ये इनहिबिन जो है वो ग्रैनुलोसा के सेल ट्यूमर के लिए इस्तेमाल होता है। बीटा HCG जो है वो क्रोनोकार्सिनोमा के लिए है। और अल्फा फिटोप्रोटीन जो है
वो जर्म सेल्स के लिए स्क्रीन होते हैं। ठीक हो गया। सो अभी आप अपना थोड़ा सा ब्रेक करो और हम विल कंटिन्यू विद सर्जरी। यू कम बैक, ठीक है। व्हेन यू कम बैक विल कंटिन्यू विद सर्जरी। मीनवाइल मैं आप लोगों की थोड़ी सी अटेंडेंस लगा लूं जो जो है। मैं आवाज बंद करूंगी, परेशान मत होना, वरना शोर का आपको आवाजें आती रहेंगी।
क्या बार बार सारे हम अपने प्रेजेंट लगा रहे हो? लग गया है ना, हम आ गए वापस। पढ़े, हम पढ़ाई करें, हम शुरू करें। 3 मिनट ठहर दें। ठीक है, अभी आफ्टर फिनिश इस महीने हमने खत्म करना है ये सारे जितना भी है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। अब हम जब सर्जरी करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। जो लोग भाग गए हैं वापस आ जाओ ताकि हम अपनी स्टडी शुरू करें। इट इज इन NSC for both diagnosis and treatment। वर्टिकल इंसिजन जो है वो रिक्वायर होता है। अ सैंपल ऑफ एसिडिक फ्लूइड जो है या पेरिटोनियल वॉश सेंट फॉर साइटोलॉजी। अब ये है कि जो कुछ भी अंदर से निकाले हैं उसको कैंसर टेस्ट के लिए भेजा जाता है, ठीक है। साइटोलॉजी जो है स्टडी ऑफ कैंसर। द एब्डोमेन शुड बी इंस्पेक्टेड फॉर मेटास्टेसिस एंड लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व्ड। जब पेट खोल ही लिया है तो फिर अब अंदर से देखो कि उसके अंदर लिम्फ नोड्स या कोई इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, ठीक है। द मेन इज टू रिमूव द होल ट्यूमर। मकसद जो है वो क्या है कि सारा का सारा स्टेज 1 और 2 रिमूव कर दिया जाए, या फिर उसने कहे रिमूव एज मच पॉसिबल, कुछ भी निकाला जा सकता है उसको निकाल दिया जाए। तो ऑपरेशन इज The operation in early stages includes total abdominal hysterectomy या बाइसल्पेंजियोफ्रेक्टमी, ठीक है। BSO जो है बाइसल्पेंजियोफ्रेक्टमी है। TAH is total abdominal hysterectomy and infracolic ostomy, ठीक है। दीज आर द ऑपरेशन जो अर्ली स्टेज में किया जा सकता है। इन यंग नलिपेरस women with stage 1 a unilateral salpingioophthalmectomy can be done, and this is also applied in borderline malignancy। अब borderline malignancy में भी ये इस्तेमाल होता है, लेकिन वो पेशेंट्स जिनके पास कोई बेबी नहीं है, ठीक है, उसका भी स्टेज 1 में क्या करते हैं, एक साइड से सल्पेंजियोफ्रेक्टमी कर देते हैं। सल्पेंजियोफ्रेक्टमी हो जाती है आपकी, ओवरीज जो है वो रिमूव की जाती है, ठीक है। ओके, आफ्टर रिबल्किंग ऑपरेशन कीमोथेरेपी शुड बी यूज। जैसे ही हम आगे चल के जब ये थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे उनकी ट्रीटमेंट होती है और साथ उसकी रेडियो कीमोथेरेपी भी चल रही थी। अब यह है कि जब सर्जरी हो गई है, ठीक है, ट्यूमर निकाल दिया गया है, तो फिर उसके बाद उनको कीमोथेरेपी कुछ दिनों के लिए यूज करनी पड़ती है ताकि अगर कोई अंदर कुछ रह गया है वो मर जाए। Interval rebulking surgery, a second surgery after chemotherapy for residual tumor। अब इंटरवल कुछ वक्फे के बाद उन्होंने बताया कि सेकेंड सर्जरी के बाद फिर कीमोथेरेपी दोबारा से की जाती है। Then surgery is the only treatment for stage 1, ठीक है। सर्जरी जो है इज दी ओनली ट्रीटमेंट, खालिस उसकी जो सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है और वो क्या है, सर्जरी है, वो भी स्टेज 1 में। स्टेज 1 के बाद जो जितने भी टाइप्स आते हैं, जितने भी, उन सब के लिए उन्हें क्या है कि दे नीड फर्दर ट्रीटमेंट। नाउ कम्स द कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में आप क्या करेंगे, दिस ट्रीटमेंट इज फॉर द स्टेज 2 and 4। कीमोथेरेपी उनके लिए स्टेज 1 के लिए उन्होंने बताया था कि सर्जरी हर हाल में होनी है।
मेरा बोतल की तरफ पानी ना खुश्क हो गया। Okay. This treatment is for the stage 4 and 3 and 2 and 2 से लेके 4 तक, यानी 2, 3, 4 उसमें कीमोथेरेपी चल सकती है। ड्रग जो है जो यूज होते हैं वो है कार्बोप्लेंटिन या फिर क्रिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल, ये फार्मेसी आ गई। अच्छा, ये वाली जो मेडिसिन है वो यूज होती है। कीमोथेरेपी इज यूज टू प्रोलॉन्ग क्लिनिकल रिमिशन एंड पैपिलेशन इन एडवांस्ड एंड रिकरेंट डिजीज के लिए कीमोथेरेपी हुई है। Okay. कीमोथेरेपी के बाद हम इट इज गिवन फॉर 5 to 6 साइकिल्स एट 3 to 4 वीक्स के लिए, यानी कि 1 महीने के लिए आपके इंटरवल पे ये मेडिसिन और ये कीमोथेरेपी चलेगी। प्रोग्नोसिस में बॉर्डरलाइन ट्यूमर्स हैव अ गुड लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस, ठीक है। बॉर्डर लाइन जो लोग जो तो ट्यूमर्स बॉर्डर लाइन पर हैं वो तो जल्दी से ठीक हो किए जा सकते हैं, लेकिन वन हैव अ 5 year सर्वाइवल रेट ऑफ 90%, ठीक है। स्टेज 1 में अगर आपने उसकी जो प्रोग्नोसिस है, ठीक है, 5 साल के लिए तो 90% आप कह सकते हो कि सर्वाइवल चांसेस हैं। स्टेज 3 एंड 4 इज ओनली 10% है, उनकी प्रोग्नोसिस जो है वो सिर्फ 10% है, एंड द ओवरऑल सर्वाइवल रेट इज अराउंड 23%, जो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। और वो सिर्फ 23% है। गुड हो गया, आगे चले। अब है नॉन एपिथेल मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। This constitute around 10% of all malignant ovarian tumor. The stacking The stacking is similar to epithelial tumor, ठीक है। इसके जो स्टैगिंग है थोड़ी सी वो मिलती जुलती है एपिथेल ट्यूमर के साथ। ट्रीटमेंट सिमिलर है। इसके लिए रेडियोथेरेपी इज हार्डली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओवेरियन कैंसर। रेडियोथेरेपी जो है वो कम ही हार्डली यूज होती है इसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए। अब उसकी जो नर्सिंग प्रोग्नोसिस है उसमें ज़रूरी है कि आपके प्रोग्नोसिस नर्सिंग असेसमेंट है। यू नीड टू असेस द पेशेंट ग्लूकोरिया, आपने उसकी ग्लूकोरिया चेक करना है, एंड देन इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग एंड वजाइनल डिस्चार्ज। बेवजह वजाइनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है या उसके अंदर कोई डिस्चार्ज होने की वजह से वजाइनल डिस्चार्ज हो जाए या फिर वजाइनल ब्लीडिंग किसी इरेगुलर है।
इंक्रीज इन abdominal पेन एंड प्रेशर, उसको ऐसे लगता है कि abdominal पेन हो रही है और उसके साथ उसको प्रेशर पड़ रहा है। आप क्या करोगे, वेल्वुलर इचिंग एंड बर्निंग, उसके वेल्वास को अलग करके उसके वल्वा को आप एग्जामिन करोगे। पेशेंट कंप्लेन करेगा उसके अंदर बहुत इचिंग हो रही है और बर्निंग सेंसेशन है। ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस में आप देख सकते हो एंजाइटी है, एक्यूट पेन है, डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज है, इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न है, क्रेविंग एंड रिलेटेड to poor prognosis and imbalanced nutrition। अब इसके अंदर आप ये डायग्नोसिस है, इसी को आप लेके आगे चलोगे। पेशेंट दुबला सा है, खाता पीता ठीक है लेकिन सूखा समस्या है, तो वो आप उस पर लिख सकते हो कि इम्बैलेंस तो उसका वो नहीं होगा, बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो गई है ना, बिल्कुल स्किनी सा, तो वो उसके लिए आप लिख सकते हो। गोल्स आपके क्या है, गोल्स बहुत जरूरी है, मेजरेबल लेवल में एक दफा देखो। ओके, नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद हम देखते हैं, ये हो गया ना। ओके, इधर नहीं था, गोल्स है। गोल्स आपके क्या गोल होने चाहिए, पेशेंट विल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द ट्रीटमेंट डिसीजन। ठीक है, आपके गोल्स हैं, आपने उसके साथ अपना पेशेंट रिलेशनशिप अच्छा रखा है, ट्रस्ट आपने डेवलप कर लिए है पेशेंट के साथ, तो फिर पेशेंट विल बी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन ह्यूमन कम्युनिकेशन। उसके बाद है पेशेंट विल अचीव सेटिस्फैक्ट्री पेन एंड सिम्टम मैनेजमेंट, जिन्हें की जो भी उसको पेन ट्रीटमेंट मिल रही है उससे वो मुतमईन है। पेशेंट विल रिकॉग्नाइज द रिपोर्ट प्रॉब्लम प्रॉम्प्टली, बाकायदगी से वो अपना रिपोर्ट जो भी है वो लेगा, करवाएगा और लेगा वहाँ से। नेक्स्ट इज patient will remain preferred lifestyle as long as possible। जो पेशेंट है वो अपना जो अपने लाइफस्टाइल के लिए उसको बताया है, ठीक है, उसको वो सर्व करेगा, उसको आप मेंटेन करेगा। Patient will continue to practice cancer detection strategies। अब पेशेंट को आपने एक दफा शक में डाल दिया ना, तो वो क्या करेगा, वो बाकायदगी से जाके अपना ब्लड सैंपल देगा और उसके बारे में वो क्या कहते हैं, कंटिन्यू उसकी डिटेक्शन करता रहेगा कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसके लिए, ये रिपोर्ट आई है इसके लिए क्या करनी चाहिए, ये कैसी रिपोर्ट है इसके लिए क्या करना चाहिए, सो पेशेंट जो है वो ढूंढता रहेगा उसमें से। देन लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, पेशेंट विल appear relaxed and report anxiety if a patient ठीक है। अब पेशेंट को एंजाइटी को कैसे मैनेज करनी है, उसको रिलैक्स कैसे करना है, ये आप पेशेंट करके बताएगा कि भी मैं रिलैक्स्ड हूँ, मेरे में कोई एंजाइटी नहीं है, और वो इस चीज़ को अपने साथ लेके चलेगा। आई मीन उसको पेशेंट रिलैक्स है ना, कि उसकी रिपोर्ट, उसकी एंजाइटी की रिपोर्ट या उसको मैनेज कैसे करना है, उसके बाद उसके लिए उसको अपनी एंजाइटी भी काबू में रखेगा। Teach women the importance of having routine screening for cancer।
ऑफ अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पेप स्मीयर एंड पेल्विक स्मीयर। ठीक है, वो जो बड है, एक जैसे ईयरबड्स होते हैं, इसी किस्म का पेशेंट का हम क्या करते हैं कि उसका स्मीयर टेस्ट ले लेते हैं, या उसका हम पेल्विक एग्जाम के लिए वो सैंपल लेके रख लेते हैं और वो लेबोरेटरी में भेज देते हैं। अगले दिन उनकी रिपोर्ट मिल जाती है। ठीक है, फिर पेशेंट अपना ये एग्जामिन जो है उसको दिखाएगा डॉक्टर को, और ये बाकायदगी से करवाता रहेगा। ठीक है, एक मिनट अभी आई। आ गई हूँ वापस, मैं वापस आ गई हूँ स्टूडेंट्स। ओके, इंटरवेंशंस में आप क्या करोगे? इंटरवेंशंस में आप पेशेंट को टीच करोगे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग रूटीन स्क्रीनिंग फॉर कैंसर। ठीक है, ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पेप स्मीयर एंड पेल्विक एग्जाम। तो ये आप पेशेंट को उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताओगे। दूसरा है टीच वुमेन अबाउट द रिस्क फैक्टर ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। के रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर ये है कि इफ यू डोंट गो फॉर योर ट्रीटमेंट, इट विल यू विल कॉज, ट्रीटमेंट के लिए आपके पास सर्जरी भी है, आपके पास क्या कहते हैं कीमोथेरेपी भी है। यू नीड टू आस्क द पेशेंट को कि अब रिस्क फैक्टर्स जो आपके पास हमने देखे थे कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, वो उसके बारे में आप पेशेंट को बताओ कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड देन कम्स अ टीचिंग अबाउट द मेनोपॉज साइंस सिम्टम्स आफ्टर बायलैटरल ऑफ्रेक्टमी। अब ऑफ्रेक्टमी के बाद जो क्या कहते हैं आपको पेशेंट को टीच करना है अबाउट द मेनोपॉज साइंस। ज़ाहिर है अब ओवरीज तो है नहीं, तो अब वो मेंसेस तो आएंगे नहीं। ठीक है, तो ज़ाहिर है कि वो मेनोपॉजल स्टेज हो जाएगा। अब जब वो मेंसेस नहीं आएंगे तो उसके जो साइन सिम्टम्स है वो आपने पेशेंट को समझाने हैं। पेशेंट को आपने टीच करना है अबाउट द हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड द साइड इफेक्ट। ठीक है, हार्मोनल थेरेपी में अगर आप उसको समझाओगे तो उसके बारे में भी आप उसको बताना है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है,
फिर हम बताएंगे मैनेज द क्लाइंट पेन रिलेटेड टू कीमोथेरेपी। ठीक है, कैसे आप उस पेशेंट को जो पेन है उसको आप कैसे जो कीमोथेरेपी की बात होती है आप उसके बारे में उसको बताओगे कि आपको कितनी पेन है, और उसके लिए सिर्फ पेन के लिए आप उसको डॉक्टर के ऑर्डर के मुताबिक ट्रीट करोगे। ठीक हो गया? ओके, देन व्हाट एल्स? मॉनिटर फॉर इन्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप इन्फेक्शन के लिए उसको चेक करोगे। अब इन्फेक्शन के लिए क्या होगा, उसके साइन सिम्टम्स से पता लग जाएगा कि इसको किसी किस्म के इन्फेक्शन है, और वो डिटेक्ट कर लिया जाएगा बाद में। ठीक है, ब्लड टेस्ट से वगैरह। तो वाइटल साइन जो है वो द फर्स्ट इनिशियल स्टेज है। आप उसको फीवरिश है, पल्स फास्ट है, रेस्पिरेशन फास्ट है, ठीक है, और पेन की कंप्लेन कहाँ पे कर रहा है ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली पता लग जाता है ज़रूर कोई इन्फेक्शन हो रहा है। जिसकी इन्फेक्शन जो है ना, एक्चुअली पेन जो हमारी जैसे वो इंडिकेटर्स है, बॉडी इंडिकेटर्स है, वो आपको इंडिकेट कर पेन जो फीवर है ये भी आपको इंडिकेट कर देता है कि समथिंग इज गोइंग राउंड अराउंड समवेयर। ठीक है, आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से में ये अगर साइन सिम्टम्स लिए हैं तो उन्हें मॉनिटर किए हैं, तो उससे आपको पता लग जाता है कि इन्फेक्शन हो रहा है कहीं। ईच क्लाइंट टू prevent deep venous thrombosis after surgery is frequent changes in position, leg exercise to promote circulation वगैरह। हिलना जुलना बहुत ज़रूरी है। अगर एक जगह कोने में गुच्छू मुच्छू होकर लेटे रहो तो उसमें आपके जो वेन्स हैं, ठीक है, डीप वेन्स हैं, उसमें थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस होते हैं, और जब वो हो जाए तो वो फिर बहुत सारी चीज बातें आ जाती हैं, एन्यूरिज्म हो जाता है, ये जो है ना टांगे सूजनी शुरू हो जाती है, पेनफुल होता है। तो उसके लिए फिर आपको एंटीकोएगुलेशन दिया जाता है ताकि वो जो क्लॉट है वो डिसॉल्व हो जाए और सर्कुलेशन बहाल हो जाए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। आपने पेशेंट को अगर बेड रिडन है तो लेटे लेटे लेग एक्सरसाइजेस के बारे में बताना था कि उसकी सर्कुलेशन रहे। इसी तरीके से साइड पोजीशंस चेंज करते रहना चाहिए। हो गया, आगे चलते हैं। Offer encouragement and allow the patient to discuss her fear regarding ovarian cancer. आप पेशेंट को मौका दो कि वो आपके साथ थोड़ी सी गपशप करे और अपनी जो डर है वो आपके साथ शेयर कर सके। ठीक है, कि उसको कहीं कैंसर तो नहीं हो रहा। सो अगर आप उसको मौका ही नहीं दोगे, आओ जल्दी जल्दी कमरे में दाखिल हो जाओ, चलो ये लो दवाई खाओ मुंह में, चलो ये लो पानी लो, जल्दी से खाओ पियो, बगैर बात किए और आप क्लास आप वहां से हट गए। ठीक है, दैट इज नॉट गुड। या तो अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपने बाकी पेशेंट्स को भी दवाइयाँ देनी है टाइम पे, तो आप उसको इतना तो ज़रूर बता सकते हो कि आप मेरा इंतज़ार करो, मैं भी आती हूँ आपके पास दोबारा। ठीक है, आप उसके साथ थोड़ा सा ट्रस्ट रिलेशनशिप बरकरार रखो ताकि वो अपना फेयर आपके साथ बता सके। वरना पेशेंट्स पता क्या कहते हैं, पेशेंट्स कहते हैं हो आएगी जाएगी, बस दवाई मुंह में डालेगी और चली जाएगी। ठीक है, फर्स्ट तो ऐसे हाथ में पकड़ा के तो चले जाते हैं कि खा लो, बजाय इसके कि वो देखें कि उसने खाई भी है कि नहीं है। वो आदमी तकिए के नीचे से सारी दवाइयाँ निकल रही होती हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज टू थोड़ा सी कम्युनिकेशन जरूरी है पेशेंट के साथ, ताकि वो आपके साथ अपना ट्रस्ट डेवलप कर सके। Provide additional educational and help the patient to find a supportive group. आपने उसको एडिशनल एजुकेशन भी देनी है पेशेंट को, ठीक है, और उसकी मदद करनी है कि वो सपोर्टिव ग्रुप को ढूंढ सके, फाइंड आउट कर सके कि किसके साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए। होता है हॉस्पिटल्स में भी होते हैं, एक सेंटर्स होते हैं जहाँ पे
लोग एक दूसरे के साथ मिलके बातचीत करते हैं और उस बातचीत के दरमियान में उनको एहसास होता है कि उनका तकलीफ इतनी ज्यादा नहीं है जितनी इस दूसरों की है। ठीक है, सो आपको उनके लिए सपोर्टिव ग्रुप का पता करके रखना चाहिए। एक्सप्लेन द नीड फॉर इंक्रीज इनटेक ऑफ fruit, vegetables, and whole grain. Also, a decreased fat intake of less than 30% of calories. राइट हो गया। फिर आपने क्या करना है, आपने एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से उनको क्या कुछ खाना चाहिए और जो कैलोरीज हैं वो 30% से कम होनी चाहिए। ठीक हो गया। एडमिनिस्टर एंटी नोजिया, ठीक है, मेडिकेशन, उनको नोजिया होता है इसलिए उनको इसके अगेंस्ट दवाई देनी चाहिए। मेडिकेशन needed as assess patient for body image changes and a result of disfiguring treatment। अब इस ट्रीटमेंट में बंदा थोड़ा सा डिसफिगर इसलिए हो जाता है, या तो वो वेट गेन कर लेगा या बहुत लूज कर लेगा। ठीक है, बाल झड़ जाते हैं कीमोथेरेपी से, तो उनके बाल झड़ने शुरू होते हैं। तो इसलिए उसने कहा है कि पेशेंट का जो बॉडी इमेज है वो उसमें थोड़ी सी चेंजेस आती हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, यू नीड टू नोजिया मेडिकेशन है और डिसफिगरिंग के लिए आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि ये कुछ होता है। ठीक है, सो ये थी आपकी सारी ट्रीटमेंट। और मैं अब आपका जरा थोड़ा रजिस्टर पे काम कर लूँ। आप लोगों के नाम लिखने वाले हैं, आपकी अटेंडेंस लगाने वाली है। कहाँ चला गया, देखो। ओके, ठीक है, तो मैं आप लोग जब तक इसको थोड़ा सा और रीड करूँ, मैं आप लोगों की देख लूँ कि कोई रह ना गया। समर का हो गया, कंसा समर समर समर, अब्दुल्ला, हारिस, अफसर, अक्सा, तमसील, नफीसा, महकुसा, तलहा। तलहा बेटा आप कैसे हो? रिशवात, सायरा मुंशी नहीं आई ना?
ओके बेटा, इधर ही हूँ मैं। आप लोगों की अटेंडेंस रजिस्टर पे नाम लिख रही हूँ इस वक्त। आप लोग जब तक इधर ही रहो, गायब नहीं होना। और कीजिए, अभी आई हो तो बहुत अफसोस की बात है। जब सारा लेक्चर खत्म हो गया तो फिर अब आई हो।
आप यहाँ पर बैठोगी? स्टूल चेंज हो जाता है, स्टूल का क्या? अभी तो 45 हुए ना। आ गए। जी बेटा, अक्सर तमसील, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बेटा, आप कुछ कहना चाह रही हैं अक्सर? मैम, हमारा सिलेबस एंड हो गया। आपका सिलेबस जो है ना, अभी आपका यूनिट 4 चल रहा है, ठीक है? यूनिट 4 में अभी आपका यूट्राइन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, बिनाइन प्रोस्टेट है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। ये 4 टॉपिक्स हैं जो कि अभी यूनिट 4 में जाने हैं। और किधर है आप लोग? ओके, अभी यूनिट 4 में 4 टॉपिक्स और हैं, ये जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा यूनिट 4 ख़त्म हो जाएगा। यूनिट 5 और 6 में बहुत लंबे टॉपिक्स नहीं है, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो भी होपफुली इस महीने में आपका फिनिश कर दूंगी मैं सारा। ठीक हो गया? यस मैम। ओके, सो अगर आप लोगों के पास ये सारा मौजूद है मटेरियल, बेटा इसको अच्छे तरीके से पढ़ो। मैं तो सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर कर देती हूँ। लोगों का काम है वो जो बुक में छोटे छोटे ब्लॉक्स दिए होते हैं उनको जरूर देख
देख लो अपने टॉपिक्स में, आपके पास कोर्स आउटलाइन मौजूद है। आप अपने कोर्स लाइन को खोलो, देखो कितना कवर हो गया है, कौन सा रहता है। अभी जो रहता है वो यूनिट 5 और 6 है, ठीक है। और यूनिट 5 और 6 में कोई इतना ज्यादा नहीं है। 1 मिनट बताती हूँ। बस आपके जो है ना 5 और 5 में मेरे ख्याल से मुश्किल से 4 टॉपिक्स होंगे, और 3-4 आपके 6 में टॉपिक्स होंगे। सो होपफुली ये आपका इस महीने में मैं कवर कर दूंगी सारा, ठीक है। आपका कोर्स आउटलाइन एटलीस्ट कवर हो जाएगा सारा इस महीने में। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस महीने में आपका सारा कोर्स कंप्लीट कर दूं, ठीक हो गया। अभी ये जो सबसे लंबा टॉपिक था वो ये वाला टॉपिक थे, ये वाले सब यूनिट 5 था रिप्रोडक्टिव, जिसके अंदर सबसे ज्यादा टॉपिक्स आ रहे थे। अभी भी इसमें से 8 टॉपिक्स पड़े, वो होपफुली जल्दी जल्दी हम खत्म कर देंगे। वो ज्यादा लंबे नहीं है, कैंसर से रिलेटेड है, ठीक हो गया। सो डोंट वरी। ओके, मैं अब बंद करूंगी, ठीक है। आप लोगों को, आप लोग मेरे फ्रेंड से स्टडी करो और बी गुड, एंड होपफुली कल 9-10 बजे मिलेंगे आपसे, ठीक हो गया। ओके, बाय बाय।